दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं वैशाली दुबे अनअकैडमी के लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आई होप आप सभी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और ठीक होंगे। दोस्तों, अनअकैडमी लाया है आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप घर बैठे भी कर सकते हैं सभी प्रकार की तैयारियां, हर एक टॉपिक को कवर कर सकते हैं। दोस्तों, यदि मैं अपने बारे में कहूँ तो मेरा नाम वैशाली दुबे है और मैंने एमएससी फिजिक्स से किया हुआ है, डॉक्टर हरी सिंह और यूनिवर्सिटी सागर से किया है। दोस्तों, और मैं एमपी जीके एमपी स्पेसिफिक जीके की आपकी क्लास ले रही हूँ और लगातार हम मध्य प्रदेश के सबसे पहले हमने कवर करना है मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में, और हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास मध्य प्रदेश के संदर्भ में। दोस्तों, मेरा इसके अलावा दो और लेक्चर आ रहे हैं। एक है आपदा प्रबंधन वाला, जहां हम एक दिन उसके डिटेल में पढ़ रहे हैं उसको, और दूसरे दिन हम उस टॉपिक से संबंधित ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं। साथ ही साथ मेरा जो एक और लेक्चर आ रहा है वो हमारे एक नए चैनल पर, जिसका नाम है एमपी एग्जामिन 10। दोस्तों, आज ही उसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम वहां सिर्फ 10 मिनट में ही हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को मात्र 8 से 9 मिनट में है वो कवर कर रहे हैं, तो आप उसे जरूर देखें, जहां मेरी एमपी की, साइंस की, करंट अफेयर्स की और पॉलिटी से संबंधित क्लासेस जो हैं वो आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बताऊं कि अनअकैडमी के बारे में, तो अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमारी बेस्ट एजुकेटर टीम लगातार आपकी क्लासेस ले रही है। डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज के माध्यम से आपके सभी डाउट क्लियर करवाए जा रहे हैं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इतनी अनलिमिटेड एक्सेस भी कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, हमारी स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं, जो डिस्कशन होता है आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, आप अपने नॉलेज को चेक कीजिए। दोस्तों, साथ ही साथ हमारे टॉप एजुकेटर्स के रूप में पवन चौधरी सर, रूप सिंह यादव सर, शुभम गुप्ता सर, अमित शुक्ला सर जैसे टॉप एजुकेटर्स हैं, वो आपको लगातार क्लासेस दे रहे हैं। और हम सभी का प्रयास यही है कि आपको हर एक टॉपिक को कवर कराते हुए आपके एग्जाम को क्वालिफाई करवाना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन गवर्नेंस, हर एक टॉपिक को, सी सेट वगैरह हर एक टॉपिक को हम कवर करते हैं। दोस्तों, यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आज ही आप डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को, जहां आपको एमपीपीएससी और व्यापम को सिलेक्ट करना है, आपके गोल को सिलेक्ट करना है, और 1 साल का यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो है 7,000 का। लेकिन यदि आप मेरा कोड, दोस्तों, यदि आप मेरा कोड वैशाली 10 यूज करते हैं तो यही आपको मिलेगा 6,300 रुपये में। और यदि आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और आप पूरे की पूरी तैयारी 2 साल के अंदर कर रहे हैं, और एक ही बार में आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाइड करना चाहते हैं, तो आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन बेहद ही फायदेमंद साबित होगा, जहां आप मेरे और मेरी पूरी टीम के लेक्चर्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। इसमें 2 साल के सब्सक्रिप्शन की जो फीस है वो है 8,400 रुपये। लेकिन यदि आप मेरा कोड वैशाली 10 यूज करेंगे तो यही आपको मिलेगा दोस्तों मात्र 7,560 रुपये में। 7,560। दोस्तों, 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने में आपको ज्यादा फायदा है। नेक्स्ट, हमने कल बात की थी, हमारा जो टॉपिक था कल हमने पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत काल से हमने स्टार्ट किया था कि जो दिल्ली सल्तनत काल है वो 1206 से लेके 1526 तक रहता है, जहाँ पे 5 वंश जो है वो लगातार शासन करते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक को चालू करने से पहले मैं कल के टॉपिक को भी कवर करूंगी, क्योंकि उससे ही हमें लिंक करते हुए आगे बढ़ना है, तो हम जल्दी से उसका रिवीजन करते हैं। देखिए, कल हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में 10वीं शताब्दी से ही आक्रमण प्रारंभ हो चुके थे, और महमूद गजनवी ने ग्वालियर के भूभाग पर आक्रमण किया था। 1019 ईस्वी में इस पर आक्रमण हुआ था। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का संस्थापक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक की महत्वपूर्ण विजयों में कौन सी थी, तो बुंदेलखंड की थी। इसे हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट, हमने देखा कि इलबरी तुर्कों का जो आक्रमण हुआ था उसका असर चंबल घाटी क्षेत्र और ग्वालियर, फिर उसके बाद मालवा क्षेत्र पर
पढ़ा था। नेक्स्ट फिर हमने देखा कि मध्य प्रदेश में गौरी और गुलाम वंश ने कैसे कैसे आक्रमण किया। तो हम जानते हैं कि 1192 में हुआ था तराइन का युद्ध, और उसके बाद ही सन 1195 1196 में क्या हुआ था कि गौरी ने ग्वालियर और मुरैना पर आक्रमण किया था। और गौरी और ऐबक ने मिलकर सन 1195 में त्रिभुवनगढ़ पर आक्रमण किया था। और ये किसे जीता था दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइए कि त्रिभुवनगढ़ को जीतने के बाद गौरी और ऐबक ने किस दुर्ग को जीत लिया था। जल्दी जल्दी बताइए। त्रिभुवनगढ़ को जीतने के बाद गौरी और ऐबक ने ग्वालियर के दुर्ग पर कब्जा किया था, जहां हमने ये कल सब हम पढ़ के आए थे कि गौरी और ऐबक ने त्रिभुवनगढ़ पर कब्जा किया और ग्वालियर के दुर्ग को जीत लिया। उसके बाद सन 1202-1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया। यहाँ पर ऊपर उत्तरी साइड ये ग्वालियर को जीत आया है, और उसके बाद नीचे आया है ये कहाँ पर, पूरा का पूरा ये बुंदेलखंड इलाके को जीतने के लिए। उसके बाद बुंदेलखंड पर आक्रमण किया, जहां उसने चंदेल शासक किसे हराया था? परमार्दी देव को। जहां उसने चंदेल शासक परमार्दी देव को पराजित किया था। और इसमें जीतेगा कौन? ऐबक जीतेगा। और जिसमें ऐबक ने जीतने के बाद किस किस पर शासन किया था, किस किस को जीत लिया था दोस्तों? तो कालिंजर को जीत लिया था, महोबा को जीत लिया था, खजुराहो को जीत लिया था। इन सभी पर उसने अधिकार कर लिया था। मतलब 1202-1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा आक्रमण किया गया बुंदेलखंड पर, परमार्दी देव को हरा दिया गया है, और कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर जो है उसने शासन कर लिया है, अधिकार कर लिया है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि सबसे पहले मालवा की बात करें तो मालवा में ऐबक का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो 1196 1197 में हुआ था। और कहाँ किया था इसने? उज्जैन में किया था। आई होप आप सभी को जो है वो रिवीजन में पूरा और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। यहाँ हम 5 मिनट का इसलिए क्विक रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं कि उज्जैन पर उसने आक्रमण किया था। साथ ही साथ जब 1210 में ऐबक की मृत्यु हो जाती है, अब देखे रहता है कौन कि ऐबक की मृत्यु हो गई है, और टिकटिकी लगाए रहता है कौन? विग्रह। और विग्रह जो है वो देखता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई है, तो डायरेक्ट वो आता है कहाँ पर? ग्वालियर आता है। और ग्वालियर पर अधिकार हो जाता है किसका? विग्रह का। और विग्रह का ही हमने पढ़ा था एक पुत्र जिसका नाम था मलयवर्मन। और मलयवर्मन ने झांसी और नरवर पर कब्जा कर लिया था। कि विग्रह का ही पुत्र था मलयवर्मन, और मलयवर्मन ने झांसी और नरवर पर कब्जा कर लिया। पिता ने ग्वालियर पर किया और बेटे ने झांसी और नरवर पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट हमने ये भी देखा था कि मलयवर्मन के सिक्कों से पता चलता है कि ग्वालियर पर उसका जो अधिकार था वो सन 1222 से लेके 1223 तक था। कब से कब तक था? 1222 से लेके 1223 तक था। उसके बाद हमने देखा था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कब से कब तक रहता है? 1211 से लेके 1231-36 तक रहता है। और उसने 1231 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर के दुर्ग को घेरा। अब देखना वहां पे था विग्रह और मलयवर्मन थे। इल्तुतमिश आया, एक शक्तिशाली शासक आया। उसने देखा कि ग्वालियर के दुर्ग को हमें जीतना आवश्यक है, तो उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। लेकिन इस समय जो पूरा का पूरा ग्वालियर का दुर्ग था उस पर प्रतिहा शासक जो थे वो शासन कर रहे थे, और इल्तुतमिश को इसे जीतने में बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी। 11 माह के घेराव के बाद उसने प्रतिहा शासकों को पराजित करके ग्वालियर के दुर्ग को जीता। लेकिन इसमें भी एक विश्वासघाती सामने आता है, जिसका नाम क्या था? जल्दी जल्दी बताइए, उस व्यक्ति का नाम क्या था? उस व्यक्ति का नाम था मलयवर्मन का भाई नरवर्मन, जिसने इल्तुतमिश की मदद की थी। और इल्तुतमिश ने ही गिफ्ट किया था फिर ग्वालियर को जीतने के बाद, नरवर्मन तुम ले लो क्या? शिवपुरी। अब नरवर्मन तुम शिवपुरी को ले लो, तुमने हमारी ग्वालियर जीतने में मदद की है। और इसी कारण इल्तुतमिश ने उसे शिवपुरी का जो क्षेत्र है वो दे दिया था। नेक्स्ट हमने देखा था कि सन 1234 में इल्तुतमिश ने मालवा पर अधिकार किया था। मालवा अभियान उसने किया था, जहां उसने भेलसा मतलब विदिशा वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पे इल्तुतमिश हो जाता है खत्म। ये उसने क्या किया था कि भेलसा पर आक्रमण किया था। साथ ही साथ मालवा पर देखिए यहाँ पे ये कि 1251 में बलबन ने उलूग खां के नेतृत्व में कालिंजर पर भी अधिकार किया था, आक्रमण किया था, जीत गया था और कालिंजर पर अधिकार कर लिया था। साथ ही साथ 1251 में बलबन ने चंदेरी नरवर के राजा चहार देव या जहर देव पर भी आक्रमण किया था। दोस्तों, हम यहाँ तक पढ़ के आ गए थे। कल हमने यहाँ तक पूरा का पूरा अच्छे से समझ लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है मध्य प्रदेश में तुगलक वंश।
देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें थोड़े इतिहास की, तो जो तुगलक वंश का शासनकाल रहता है, वो रहता है कब से कब तक? 1320 से लेके 1414 तक रहता है। और तुगलक वंश की जो स्थापना है, वो किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, वो की गई थी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। गयासुद्दीन तुगलक, जिसका शासनकाल 1320 से लेके 1325 तक रहता है। और ऐसा माना जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी, उसके ही बेटे जोना खां ने करवाई थी। लकड़ी का मंडप बनवाया था और उसमें ही प्रवेश करते हुए ही गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। ये पहले शासन करने से पहले दीपालपुर का सूबेदार था। तुगलक वंश का थोड़ा मैं बताऊं, क्योंकि हमें बैकग्राउंड पूरा बेस उसका पता होना चाहिए, तब आगे जाके हम मध्य प्रदेश में उसे पढ़ पाएंगे। गयासुद्दीन तुगलक ही ऐसा पहला शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक जिसने सिंचाई के लिए नहरें निकलवाई थी दोस्तों। जिसने सिंचाई के लिए क्या निकलवाई थी? नहरें निकलवाई थी। और सिंचाई का ये कर भी लिया करता था, जो होता था 1/10 भाग होता था। नेक्स्ट फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आता है। ये जौना खां का ही नाम है, मोहम्मद बिन तुगलक। ये इसका जो शासनकाल है वो 1325 से लेके 1351 तक रहता है। और मोहम्मद बिन तुगलक की जो 5 योजनाएं हैं, इसके कारण ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि तांबे के सिक्के का प्रचलन चांदी के मूल्य की जगह इसने तांबे के सिक्कों का प्रचलन करवाया था। साथ ही साथ इसने राजधानी परिवर्तन किया था। पहले राजधानी हुआ करती थी दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली। फिर उसके बाद यही दक्षिण भारत में देवगिरी को इसने क्या बना लिया था? राजधानी बना लिया था। तो राजधानी परिवर्तन करके ये कहाँ ले आया था? देवगिरी ले आया था। तो राजधानी परिवर्तन की थी। साथ ही साथ इसका कराचिल अभियान, खुरासान अभियान मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसने दोआब क्षेत्र में कर भी लगाया था, लेकिन उसी टाइम पे अकाल पड़ गया था। और इसने सोचा कि यदि हम अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए इसने दोआब क्षेत्र देखते हैं क्या होता है दोस्तों। ये दो नदियों के जो बीच का क्षेत्र होता है, उसे दोआब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दोआब क्षेत्र क्या होता है? इन्हीं भी दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, वो दोआब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और यहाँ गंगा और यमुना के बीच के दोआब क्षेत्र पर इसने क्या लगाया था? इसने कर की जो दर थी वो 50% बढ़ा दी थी। लेकिन इसी क्षेत्र में उस समय अकाल पड़ गया और उल्टा इसे ही एक कृषि में सहायता देने हेतु एक विभाग की स्थापना करनी पड़ी थी, जिसका नाम क्या था? स्वर्गपुरी। जिसका नाम क्या था? स्वर्गपुरी विभाग था, जो कि तकापी ऋण दिया करता था। और साथ ही साथ ये जो विभाग था, वो क्या करता था कि अकाल में जो पीड़ित हैं उनकी सहायता करता था। नेक्स्ट इसके बारे में यदि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहें, तो इसे रक्त पिपासु या पागल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो योजनाएं थी वो सनक भरी योजनाओं के लिए बहुत ही फेमस है, या कह सकते हैं कि इसकी किस्मत बहुत खराब थी कि करना तो ये सही चाहता था, बट हो गया गलत। तो ऐसा ही कुछ था कि मन को छोटा मत कर बंदे, सम्मुख है आकाश, बस छूने को चाहिए थोड़ा सा विश्वास। ये दो लाइनें थी आपको मोटिवेट करने के लिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक के सबसे ज़्यादा ये एक और चीज़ है इसमें कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सबसे ज़्यादा शिक्षित विद्वान था। सबसे ज़्यादा शिक्षित और विद्वान शासकों में मोहम्मद बिन तुगलक की गिनती आती है। इसी कारण इसे रक्त पिपासु, पागल या सनक भरी योजनाओं के लिए ये जाना जाता है। और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1351 में। एक अभियान जा रहा था, ये पंजाब के पास में ही पड़ता है, ठट्टा। क्या पड़ता है? ठट्टा। और ठट्टा अभियान के दौरान ही इसने क्या किया था कि आक्रमण किया, जहां इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, जहां इसकी मृत्यु हो जाती है ठट्टा अभियान के दौरान। उसके बाद में एक और शासक आता है महत्वपूर्ण, जो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की यदि हम बात करें, तो मोहम्मद बिन तुगलक का ही चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक, जिसका जो शासनकाल है वो 1351 से लेकर 1388 तक रहता है। और फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक रहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसने क्या किया है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बहुत सारे नगरों, लगभग 300 नगरों की स्थापना की गई थी इसके द्वारा, जैसे कि फतेहपुर, फतेहाबाद, साथ ही साथ जौनपुर, इन सभी नगरों की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। और इसके इसके शासन काल में ही दोस्तों एक महत्वपूर्ण घटना ये होती है कि इसके काल में इसने क्या किया कि आम के बहुत सारे बगीचे लगवाए थे।
लगभग इसके शासनकाल में ऐसा माना जाता है कि इसने 80,000 बाग बगीचे लगवाए थे और इसने दासों के लिए दीवान ए बंदगन विभाग की स्थापना की थी और इसने एक रोजगार कार्यालय की भी स्थापना की थी। अस्पतालें भी इसके द्वारा बनवाई गई थी। इसके यहाँ पे 1,80,000 इस शासक के जो शासनकाल में 1,80,000 दास रहा करते थे, इसलिए दीवान ए बंदगन विभाग की स्थापना इसके द्वारा की गई। साथ ही साथ यदि हम बात करें कि मुस्लिम लड़कियों को और अनाथों को सुरक्षित रखने के लिए भी इसने एक विभाग की स्थापना की। दोस्तों वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो कौन सा विभाग था जिसने अनाथों और मुस्लिम लड़कियों के सहयोग के लिए इसने विभाग की स्थापना जो की थी, उस विभाग का नाम क्या था। ठीक। और इस प्रकार से फिरोज शाह तुगलक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम अपनी मध्य प्रदेश पे। तो दोस्तों हुआ ये है कि मध्य प्रदेश में जो तुगलक वंश की यदि हम बात करें तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है कि तुगलक वंश का शासन कहाँ से था। तो हमें 13वीं से 24वीं शताब्दी तक, 13वीं से 24वीं नहीं है, ये 14वीं है, 13वीं से 14वीं शताब्दी के एक अभिलेख है जिसका नाम है बटियागढ़। और बटियागढ़ अभिलेख से स्पष्ट होता है कि गयासुद्दीन तुगलक का जो क्षेत्र था वो कहाँ पर था। बटियागढ़ अभिलेख से हमें मिलता है कि गयासुद्दीन तुगलक का जो अधिपत्य था वो दमोह क्षेत्र पर था, क्योंकि जो बटियागढ़ एक तहसील है वर्तमान में, वो दमोह जिले की एक तहसील है बटियागढ़। और यहाँ से ही हमें उल्लेख मिलता है कि जो तुगलक वंश का शासन था वो कहाँ था, दमोह क्षेत्र के बटियागढ़ अर्थात पूरा का पूरा बुंदेलखंड पर यहाँ पर तुगलक वंश का अधिपत्य था। ये अभिलेख किस भाषा में मिला है दोस्तों? ये अभिलेख किस भाषा में मिला है? तो फारसी भाषा में ही मिला है। एक और अभिलेख मिला है दोस्तों, बटियागढ़ से ही मिला है, जो हमें प्राप्त हुआ है 1328 ईस्वी में, 1328 ईस्वी में। और ये जो अभिलेख है वो किस भाषा में मिला है? वो मिला है संस्कृत भाषा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें बटियागढ़ से दो अभिलेख मिले हैं 13वीं से 14वीं शताब्दी के। एक में हमें गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है जो किस भाषा में, फारसी भाषा में है। और हमें 1328 में बटियागढ़ से एक और अभिलेख प्राप्त होता है। बटियागढ़ में कहाँ आता है ये दोस्तों? दमोह क्षेत्र में ही आता है, जो कि किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। और इसमें भी उल्लेख किया गया है, इसमें उल्लेख देखिए, क्योंकि यहाँ पे यदि हम बात करें, ये अभिलेख जो है वो बटियागढ़ वाला लगभग 1324 के टाइम पे मिला है, 1324 के टाइम पे मिला है। और हम जानते हैं कि 1324 के टाइम पर किसका शासनकाल था? तो ये देखिए यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल था। तो इसमें जो बटियागढ़ का पहला अभिलेख है उसमें गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बताया गया है। और जो दूसरा अभिलेख है वो किसके बारे में है? तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में है, जो किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। और इसमें उल्लेख किया गया है कि दमोह सागर का जो क्षेत्र है वो बिन तुगलक के शासनकाल का था। इसके साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति जुलाची खां का उल्लेख मिलता है। तो जुलाची खां का जो उल्लेख है वो बटियागढ़ के अभिलेख से मिलता है, जो संस्कृत भाषा में है। ये किसका सेनापति है? जुलाची। तो ये तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का ही सेनापति है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो बिन तुगलक का ही एक सेनापति था, मोहम्मद बिन तुगलक का ही एक सेनापति था जिसका नाम था अहमद बिन शेर खान। अहमद बिन शेर खान, जिसने ग्वालियर पर अधिकार किया था। यहाँ देखिए उल्टा हो गया है कि पहले लोग ग्वालियर को जीते थे फिर बुंदेलखंड को जीते थे, लेकिन पहले इसने बुंदेलखंड को जीत लिया है, उसके बाद ये कहाँ कूच कर रहा है? ग्वालियर को जीतने के लिए। तो हुआ यही है कि पहले इसने बुंदेलखंड के दमोह और सागर के क्षेत्र को तो जीत लिया है मोहम्मद बिन तुगलक ने, अब ये कहाँ जा रहा है? ग्वालियर पर। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन था सेनापति? जुलाची। और यहाँ पर जब यदि हम बात कर रहे हैं ग्वालियर पर अधिकार की, तो यहाँ पर कौन है इसका सेनापति? वो है अहमद बिन शेर खान, अहमद बिन शेर खान। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो देखिए 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की हो जाती है मृत्यु। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात नेक्स्ट जो शासक करेगा, शासन कौन करेगा? वो करेगा फिरोज शाह तुगलक करेगा, फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक के समय में अब देखिए चंबल, चंबल मतलब पूरा का पूरा हमारा उत्तर भारत का क्षेत्र या ग्वालियर वाला क्षेत्र।
तो देखिए, जब फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बनता है, उस समय जो चंबल का शासक होता है वो होता है देववर्मा। चंबल का शासक कौन होता है? देववर्मा। दोस्तों, आपको एक मन में आ रहा होगा कि ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमपी की हिस्ट्री हर एक बुक में नहीं मिलती है। ये आपको एक ही जगह में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेके आ रही हूँ, ताकि आप अपने खुद के नोट्स बनाते जाइए और आप इन्हें क्या करेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे आपको हिस्ट्री याद हुई है ना, हिस्ट्री में आपको दिल्ली सल्तनत याद हुई है, वैसे ही आपको मध्य प्रदेश की दिल्ली सल्तनत भी आपको याद होती जाएगी, बशर्ते आप अपनी खुद नोट्स बनाइए। वीडियो देखिए, 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए। जो नहीं आ रहा है वो वीडियो देख के आप नोट करते जाइए, या वीडियो के साथ साथ ही आप कॉपी पेन उठाइए और नोट करते जाइए। इसमें आपके नोट्स भी बन जाएंगे और इस तरह जो है वो आपकी तैयारी जो रहेगी वो एक सही डायरेक्शन में जाएगी। अब देखिए यहाँ पे, इस समय जो चंबल का शासक था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, वो था देववर्मा। और देववर्मा का ही उत्तराधिकारी होता है वीर सिंह देव, जिसका शासनकाल था 1375 में। और वीर सिंह देव का ही एक उत्तराधिकारी होता है जिसका नाम है डोंगर सहदेव। डोंगर सहदेव। तो ये डोंगर सहदेव का शासनकाल कब से रहता है? 1424 में। तो पहले देववर्मा, देव का ही पुत्र कौन हुआ? वीर। तो ऐसे याद रखिए, देव का ही पुत्र हुआ कौन? वीर। और वीर का ही एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या है? डोंगर सह, डोंगर सहदेव। और इन लोगों का पूरा जो शासनकाल रहता है वो ग्वालियर क्षेत्र पर रहता है या चंबल घाटी क्षेत्र पर रहता है। ये क्वेश्चन जो है जैसे कि आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक है वो ग्वालियर या चंबल घाटी का नहीं है? देववर्मा, नरसिंहदेव, डूंगर सहदेव या जुलाची। तो इस वजह से हमें इसको पढ़ना जरूरी है। फिर उसके बाद हम देखें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ जाती है ये सामने कि ग्वालियर पर तोमर वंश का सबसे महत्तम शासक मानसिंह तोमर होता है, जिसका शासनकाल ये पूछा जा चुका है कि मानसिंह तोमर किस वंश के थे? तो तोमर वंश के थे। कहाँ इनका शासन था? तो ग्वालियर पर था। कब से कब तक था? तो 1486 से लेके 1517 तक था। 1486 टू कब से कब तक रहता है? 1486 टू 1517 तक इनका शासनकाल रहता है। और इन्हीं के द्वारा अपनी रानी मृगनयनी की याद में गुजरी महल का निर्माण करवाया जाता है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि गुजरी महल कहाँ आता है? ग्वालियर में आता है। मानसिंह तोमर ने बनाया था अपनी प्रेयसी, अपनी रानी किसके लिए? मृगनयनी के लिए याद में बनवाया था। और इनका जो काल है वो याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, यदि हम बात करें मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम शासन की। दोस्तों, मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम शासन की, देखिए यहाँ पे जो है वो तुगलक वंश यहाँ पे खत्म होता है, तुगलक वंश। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कि मालवा में हमें स्वतंत्र मुस्लिम शासन पढ़ना है। तो देखिए, हुआ यह है कि परमार शासकों के पतन के बाद, परमार शासकों के पतन के बाद दिल्ली सल्तनत के अधीन मालवा के इतिहास काल को किस नाम से जाना जाता है? अंधकारमय युग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अंधकारमय युग के नाम से जाना जाता है। देखिए, आप ये इंटरव्यू वगैरह या जब मेंस हो रहा है तो ये लाइन जो है वो आप डाल सकते हैं। आप नोट्स बनाते जाइए जिसमें आपको इंटरव्यू और प्रीलिम्स, साथ ही साथ आपको मेंस में भी बहुत काम में आएगी, और व्यापम में तो आएगी ही आएगी, क्योंकि एसआई हो गया, व्यापम का कोई भी एग्जाम हो गया, कोई भरोसा नहीं कि कहाँ से क्वेश्चन आना है। और एमपी का वेटेज लगातार बढ़ता ही जा रहा है, इस वजह से एमपी पर ज़्यादा फोकस कीजिए और साइंस पर भी। तो परमार शासकों के पतन के बाद दिल्ली सल्तनत का जो काल है वो किस नाम से जाना जाता है? कि मालवा का जो, क्योंकि दिल्ली सल्तनत ने मालवा पर अधिकार किया, अब दिल्ली सल्तनत चली गई तो मालवा कैसा हो गया? अंधकारमय हो गया। और मालवा में फिर एक और राजवंश आता है जिसका नाम है गौरी राजवंश। गौरी राजवंश। और गौरी राजवंश क्योंकि ये अंधकार में चला जाता है, और उसके बाद में ही मालवा का इतिहास पुनर्जागृत होता है। कब? जब शासन करता है गौरी राजवंश। गौरी राजवंश। आपके दिमाग में आ रहा होगा कहीं ये मोहम्मद गौरी के राजवंश तो नहीं है? जी बिल्कुल, उन्हीं के ही वंशज रहते हैं। अब एक और होगा कि उसका तो कोई राजवंश ही नहीं था। दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं स्वतंत्र मुस्लिम शासन की।
मतलब उसका कोई पुत्र तो नहीं था, लेकिन ये सभी जो थे, जितने भी हम शासक पढ़ने वाले हैं, ये गौर प्रांत से ही आए हुए थे। इसी कारण इसका नाम जो है वो गौर राजवंश पड़ता है। और गौर राजवंश में दिलावर खां गौरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिलावर खां गौरी ने कहाँ शासन किया और इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो 1401 से लेके 1406 तक रहता है। फिर उसके बाद में आता है अल्प खां, जो होशंग शाह गौरी। दोस्तों, यही वो व्यक्ति है जिसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था, होशंग शाह गौरी। और इसका शासनकाल रहता है 1406 से लेके 1435 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और इस वंश का एक और अंतिम महान शासक होता है जिसका नाम है मोहम्मद शाह गौरी, और इसका शासनकाल है वो 1435 से लेके 1436 तक रहता है। दोस्तों, आज हम अपना लेक्चर यहीं खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो आपको इतना, इससे ज़्यादा यदि आप अभी एमपी में स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो आपको, आपका जो दिमाग है वो फिर काम नहीं कर पाएगा। लेकिन कल का जो लेक्चर रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा टाइम का रहेगा, इसीलिए क्योंकि उसमें इस वजह से क्योंकि उसमें हम मालवा के पूरे इन शासकों को कवर करेंगे, स्वतंत्र मुस्लिम शासकों को कवर करेंगे। साथ ही साथ उसमें मालवा की संस्कृति के बारे में, साहित्य के बारे में, चित्रकला के बारे में, स्थापत्य कला के बारे में कल ही के लेक्चर में हम पूरा कवर करेंगे। तो कल का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, ज़रूर देखिए। और आप लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली सभी लेक्चर्स जो हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। और आपदा प्रबंधन में हमारा एक और लेक्चर है आपदा प्रबंधन का, जिसमें हम ज्वालामुखी के ऑब्जेक्टिव को पढ़ चुके हैं। आज का ही लेक्चर है वो, आप देख सकते हैं। और मेरा जो कोड है दोस्तों वो ज़रूर याद रखिएगा, वैशाली 10 है। वैशाली 10 को ज़रूर यूज़ करते हुए 10% के डिस्काउंट के साथ आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और घर पर ही रहिए दोस्तों, सुरक्षित रहिए। और लास्ट में आपको मोटिवेट करने के लिए मैंने बीच में 2 लाइन बोली थी, उनका सार बता रही हूँ कि मन को छोटा मत कर बंदे, सम्मुख है आकाश, बस छूने को चाहिए थोड़ा सा विश्वास। तो आपकी मंजिल आपके पास ही है, बस आपको मेहनत, कड़ी मेहनत, संघर्ष की कहानी अपनी खुद लिखनी है और ऊंचाइयों तक पहुंचना है। छोटा मन को, क्योंकि आपका मन छोटा हो जाएगा तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, और पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे, और समाज में आप जो पद प्रतिष्ठा पाने चाहते हैं और जिसके आप हकदार भी हैं वो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए लगातार ऊंचाइयों को छूते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद दोस्तों, मोटिवेट रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।